कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है किसान भाइयों। नमस्कार। और अर्पणा जी, भुवन भास्कर का पर्व छठ आज जी, संपन्न हो बिल्कुल गया। महापर्व संपन्न हुआ है आज। बिल्कुल और आपके यहाँ हुआ था छठ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं छठ मनाता हूँ और सुबह सुबह अर्घ दिया हूँ। वाह। और छठ के घाट से ही सच पूछिए तो जी किसान भाइयों के लिए बहुत सारी जानकारियाँ लेकर आया। जी बिल्कुल, और हमारे किसान भाइयों ने भी छठ व्रत संपन्न किया होगा और पारण करके टीवी के सामने बैठे होंगे हमारा कार्यक्रम का इंतजार करते हुए। बिल्कुल, तो देर किस बात की किसान भाइयों, आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार के साथ। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा। झारखंड में राज्य प्रायोजित पशु पोषण एवं चारा विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत दूध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग द्वारा अनुदानित दर पर उच्च गुणवत्ता युक्त संतुलित पशु आहार के वितरण के साथ साथ अन्य फीड सप्लीमेंट का वितरण किया जा रहा है। पशु पोषण एवं चारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पौष्टिक संतुलित पोषक आहार वितरण के साथ साथ हरा चारा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालकों को 100% अनुदान पर मौसम के अनुसार हरे चारे का बीज भी उपलब्ध कराया जाता है। सरकार का मानना है कि दूध की बिक्री से प्राप्त आय का 50 से 60% हिस्सा दुधारू पशुओं के पोषण और आहार पर खर्च हो जाता है। जबकि वैज्ञानिक तरीके से दुधारू पशुओं को संतुलित आहार दिया जाता है तो दूध के उत्पादन में 50% तक वृद्धि हो जाती है। झारखंड राज्य में लगभग 30 लाख हेक्टेयर जमीन कृषि योग्य है। जल संसाधन विभाग ने इसमें से लगभग 7 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी है। जल संसाधन विभाग हर साल खरीफ और रबी फसलों की सिंचाई के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है। खरीफ फसल की सिंचाई के लिए विभाग द्वारा किसानों से 70 रुपये प्रति एकड़ और रबी फसल की सिंचाई के लिए 60 रुपये प्रति एकड़ की दर से टैक्स लिया जाता है। वर्ष 2009-10 के आंकड़े बताते हैं कि खरीफ फसल के लिए 63,569 हेक्टेयर भूमि और रबी फसल के लिए 9,520 हेक्टेयर भूमि में ही सिंचाई हो सकी, जो निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे है। आलू के फसल में लगने वाले आलू का पतंगा कीट के नियंत्रण के लिए खेतों की तैयारी करते समय ही खेतों में नीम या करंज की खल्ली 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। साथ ही आलू पर अच्छी तरह से मिट्टी चढ़नी चाहिए जिससे कोई आलू बाहर दिखाई न पड़े। आलू की खेती कर रहे किसान फसल में लगने वाला कीट आलू का पतंगा के रोकथाम के लिए पूरा बंदोबस्त रखें, क्योंकि इस कीट के पिल्लू आलू के कंद को जहां तहां से खाकर उसमें छेद बना देते हैं, जिससे आलू सड़ने लगता है। इस कीट का प्रकोप खेत तथा भंडार दोनों में होता है। इसलिए आलू का पतंगा कीट के नियंत्रण के लिए खेतों की तैयारी करते समय खेतों में नीम या करंज की खल्ली 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। इसके अलावा मिट्टी में लिंडेन धूल 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाने से भी मिट्टी में रहने वाले कीड़ों की रोकथाम हो जाती है। देश में सर्वाधिक टमाटर उत्पादन करने वाले राज्यों में एक राज्य झारखंड भी है। राज्य के किसान टमाटर फसल से ज्यादा उपज प्राप्त करने के लिए पूसा रूबी, 13T12, पूसा सदाबहार, पंजाब केसरी, अर्का आभा और स्वर्ण लालिमा जैसे उन्नत प्रभेद लगाएं। टमाटर लगाने के समय इस बात का जरूर ख्याल रखें कि पौधे से पौधे के बीच 45 सेंटीमीटर और कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर की दूरी हो। किसान इन बातों को ध्यान में रखकर अगर टमाटर के उन्नत प्रभेद पूसा रूबी, BT12, पंजाब केसरी, पूसा सदाबहार, अर्का आभा और स्वर्ण लालिमा लगाएंगे तो निश्चित तौर पर शानदार उपज पाएंगे। टमाटर के ये सारे उन्नत प्रभेद झारखंड की मिट्टी और मौसम के अनुकूल है। इसकी उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जो समय के साथ साथ चलता है सफलता उसी को मिलती है। कृषि को भी समय के साथ बदलना होगा। परंपरागत कृषि उपकरणों को छोड़ नए यंत्रों को अपनाना होगा। इन्हीं में से एक है प्लांट ट्रे, जो बहुत ही उपयोगी है। ये बीजों को मौसम और अन्य बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करता है। प्लांट ट्रे की उपयोगिता विशेषकर बिचड़ा तैयार करने और नर्सरी के लिए है। प्लांट ट्रे में एक ही साथ कई छोटे छोटे पौधे रखे जाते हैं। प्लांट ट्रे में लगे पौधों की सिंचाई के लिए बहुत पानी की जरूरत नहीं होती। इसकी खासियत है कि हम इसे बहुत आसानी से उठाकर कहीं भी ले जा सकते हैं। सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से ये बहुत फायदेमंद है। प्लांट ट्रे छोटे बड़े सभी आकार में उपलब्ध है।
ये प्लास्टिक या फाइबर का बना होता है और बहुत हल्का होता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती की जीविका का एकमात्र सहारा है। किसान अपनी मेहनत से अन्न उपजाकर दुनिया का पेट पालता है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही किसान हैं जिन्हें खेती विरासत में मिली, लेकिन तब सुविधाओं के अभाव में कृषि से उतना लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत और जानकारियों का लाभ उठाकर सफलता के इस मुकाम तक पहुंचे। आज हमारी मुलाकात एक ऐसे सफल किसान से होगी जिनके पास खेतीबाड़ी के लिए पुश्तैनी जमीन तो थी, लेकिन पर्याप्त कृषि सुविधाओं का अभाव था। ये अपने बड़े बुजुर्गों के खेतीबाड़ी में छोटी उम्र से ही मदद करते आ रहे हैं। इस वजह से इन्हें सुविधाओं की कमी में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने का अच्छा तजुर्बा है। जब इनका तजुर्बा इनके मेहनत से जा मिला, तब इनका पैदावार भी बढ़ता ही चला गया। हम तो यही कहेंगे कि इसी तरह अच्छा से अच्छा फसल लगाएं और अच्छा बीजा डलाएं कि उससे मुनाफा करें और मेरे जैसे वो लोग भी आगे निकले। और अब एक नजर आज के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख शहरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान कुछ इस प्रकार रहे। रांची का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23.9 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23.4 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाज के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार रहे। चावल मोटा 2000 रुपए से लेकर 2100 रुपए तक, चावल मध्यम 2200 रुपए से 2300 रुपए, चावल उत्तम 2350 रुपए से 2450 रुपए, गेहूं 1300 रुपए से 1400 रुपए, चना 5100 रुपए से 5300 रुपए, दाल अरहर 6400 रुपए से 7000 रुपए, दाल मसूर 4250 रुपए से 4550 रुपए, दाल चना 5800 रुपए से 6200 रुपए, सरसों तेल 10200 रुपए से 10300 रुपए, चीनी 3650 रुपए से 3750 रुपए, आलू 1250 रुपए से 1350 रुपए और प्याज 1400 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, आपने कृषि समाचार सुना जिसमें बहुत सारी तकनीकों के बारे में जाना, मंडी के भाव के बारे में जाना, मौसम के मिजाज के बारे में जाना। और मास्टर जी, अब आगे क्या क्या है? आगे हमारे पास बहुत सारी जानकारियां हैं किसान भाइयों, लेकिन मिलते हैं इस छोटे से विराम के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है।
और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो मास्टर जी, आज क्या कुछ मुझे जहाँ तक लगता है कुछ दलहनी फसलों के बारे में आप बताने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो रबी के मौसम में दलहनी फसलों की खेती करते हैं। जी जी जी। और जैसा कि आपको पता है कि हम मुनाफा के लिए या घर चलाने के लिए खेती बाड़ी करते हैं। जी बिल्कुल। और नुकसान तब होता है जब इनमें कीट लग जाते हैं। हाँ, ये बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, सारी मेहनत पे पानी फिर जाती है। तो फिर इसके उपाय के बारे में कुछ जानना जरूरी है हमारे किसान भाइयों को। किसान भाइयों, आज हम आपको बताएंगे कि अगर रबी दलहनी फसलों में कीट लग जाए तो आप किस तरह से प्रबंध करें। जी, और इस बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें ये जानकारी लेनी है आपसे कि दलहनी फसल में अभी कौन कौन से फसल लगा हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात है कि अभी मतलब दलहनी फसलों का शुरुआत हो रहा है या कुछ किसान भाई लगा भी चुके हैं। जैसे इसमें चना प्रमुख होता है, मसूर है, मटर है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, चूँकि ये जो अरहर है वो तो खरीफ फसल है, लेकिन इसके बारे में चर्चा इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि अरहर फसल की कटाई करीब करीब दिसंबर के अंतिम सप्ताह या जनवरी के प्रारंभिक सप्ताह में होता है। लेकिन कुछ खास जगह में जो देर से लंबी अवधि का जो अरहर है वो करीब करीब मार्च में कटते हैं। इसलिए इसके बारे में भी मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, क्योंकि जो भी खड़ी फसल है, अरहर हो या चना हो, मसूर हो या फिर मटर हो, तो इसके बारे में किसान भाइयों को जानना आवश्यक है। इन फसलों में कौन कौन से कीटों का आक्रमण होता है? बड़ा आपने अच्छा सवाल किया है और किसान भाई ये चाहते भी हैं कि अभी जो सबसे पहली बात है कि हम लोग देख रहे हैं अरहर की बात, तो अरहर में अभी जो है करीब करीब 7 से 8 तरह का फली छेदक का आक्रमण होता है। और ये फली छेदक है, जब फूल निकलते हैं तब फूल को भी नुकसान करता है। या कभी कभी किसान भाई भी देखे होंगे कि फूल और पत्तियों को एक साथ बांध करके उसी में पिल्लू जो है वो रह करके नुकसान करते हैं। और जैसे ही फलियां बनना शुरू होती है, ये जो पिल्लू है वो फलियों में छेद करके उसके दाने को खाना प्रारंभ करते हैं। कुछ वैसे कीड़े हैं जैसे जो रस चूसते हैं, जैसे बग हो गया। बग जो है वो 2-3 तरह के बग होते हैं जो अरहर की फलियों पर पाए जाते हैं और अरहर की फलियों को रस चूसते हैं, जिसके कारण फलियों का विकास नहीं हो पाता है, उसमें दाने नहीं बन पाते हैं। और कुछ मक्खी होता है, बहुत छोटा सा मक्खी, जो अपना अंडा फलियों के ऊपर या उसमें छेद करके अंडे देती हैं। और जब अंडे देती है छेद करके, तो जब अंडे फूटते हैं तो वो पिल्लू जो है अंदर में बीज को खाना प्रारंभ कर देते हैं। इस तरह से देखा गया है कि अरहर की फसलों में, खास करके फलियों में, करीब करीब 7 से 8 तरह का फली छेदक का प्रकोप होता है और जिसके द्वारा काफ़ी नुकसान होता है। बहुत किसान भाई इसके द्वारा क्षति उठाना पड़ता है किसान भाइयों को। तो ये तो अरहर की बात है। अब पहली बात मैं इसको यहाँ जिक्र कर देना चाह रहा हूँ किसान भाइयों कि अरहर के लिए आपको किस तरह से फली छेदक के द्वारा जो नुकसान होता है उसको कैसे हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। तो उसके लिए किसान भाई आप कम से कम 2 बार दवा का प्रयोग अवश्य करें। किसान भाई, पहला छिड़काव तो वैसे होना चाहिए कि जब फसलों में 50% फूल निकल आते हैं, या कहें कि फलियों का बनना प्रारंभ हो जाता है, तो पहला छिड़काव आप करें किसान भाई। और पहला छिड़काव या तो नीम से बना हुआ कीटनाशक, जैसे बाज़ार में भी मिलता है, आपका अचूक है, या फिर निमेरिन है, नीम्बेसिडिन है, या जो भी बाज़ार में भेनगार्ड है, जो भी बाज़ार में नीम से बना हुआ कीटनाशक मिलते हैं, करीब करीब 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर का घोल बना करके पहला छिड़काव करें। अगर रासायनिक दवा का देने की ज़रूरत है तो आप
एक दवा आता है लैम्डा सिहालोथ्रिन। लैम्डा सिहालोथ्रिन 10 लीटर पानी में 6 मिलीलीटर का घोल बनाते हैं, और अगर 10 लीटर पानी में बना रहे हैं तो 10 ग्राम सर्फ या कपड़े धोने वाला साबुन का उसमें घोल मिला देते हैं, उसके बाद छिड़काव करते हैं। और अगर ये नहीं मिलता है किसान भाई तो दूसरा दवा है प्रोफेनोफॉस। प्रोफेनोफॉस ये भी तरल दवा है, और 10 लीटर पानी में 10 मिलीलीटर का घोल बनाते हैं, और उसी तरह कोई भी रासायनिक दवा बनाते हैं तो जितना लीटर पानी हो उतना ग्राम सर्फ या कपड़े धोने वाला साबुन का घोल उसमें मिला दें और उसके बाद छिड़काव करते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है। ये तो पहला छिड़काव हुआ। और दूसरा छिड़काव किसान भाई करीब करीब 15 दिनों के बाद करें। 15 दिनों के बाद दवा बदल देते हैं। दवा का नाम है मोनोक्रोटोफॉस। मोनोक्रोटोफॉस ये बहुत ही कारगर दवा है, और इसको 15 दिनों के अंतर पर करीब करीब 1 लीटर में 1.5 ml, या अगर 10 लीटर पानी है तो 15 मिलीलीटर का घोल बनाते हैं, और उसमें 10 ग्राम सर्फ पाउडर मिला करके अच्छी तरह घोल बनाकर अच्छे मशीन के द्वारा छिड़काव करते हैं। अच्छा मशीन कहने का मतलब है कि जितना अच्छा नोजल होगा, जितना उसका धार पतला होगा, जैसे ओस की बूंदे चिपकता है उस तरह फसलों पर चिपक जाए तो ये काफ़ी कारगर होता है, और इस तरह आप फसल को आसानी से बचा सकते हैं और अधिक से अधिक पैदावार आप ले सकते हैं किसान भाई। जहाँ तक चना की बात है, चना में या मसूर में या मटर में फली छेदक का प्रकोप सबसे अधिक होता है किसान भाई। और ये फली छेदक है, जो फली छेदक का पहचान है कि ये फली छेदक का जो पिल्लू है वो चना का फली में अपना आगे का मुंह का पोर्शन उसमें प्रवेश कर देता है, और आधा पोर्शन जो है पिल्लू का वो नीचे लटकते रहता है। तो ये मतलब चना का फली छेदक मुख्य रूप से जो लगता है उसका है, और ये अंदर में जो दाने बनते हैं उसको खा जाता है। तो ये काफ़ी नुकसान होता है, और इसका प्रकोप जैसे अरहर में भी पाया जाता है, चना में भी मिलता है, मसूर में भी मिलता है, और मटर में भी मिलता है। तो इसके लिए हम लोग को जैसा मैंने बताया कि अगर आप लैम्डा सिहालोथ्रिन 10 लीटर पानी में 6 मिलीलीटर, या नीम से बना हुआ दवा 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर का घोल बना करके हम छिड़काव करते हैं तो काफ़ी कारगर होता है। क्या करूं? हाँ मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी जी जी। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। तो किसान भाइयों, आपने दलहनी फसलों के बारे में जान लिया, कैसे उनसे उनका कीट प्रबंधन करें। अब मास्टर जी, हम किसान भाइयों पे छोड़ते हैं कि आगे क्या है वो बताएं। बिल्कुल किसान भाइयों, आप समझ रहे हो कि मैं और अल्पना जी हूँ, इसका मतलब कुछ जी खास बात बिल्कुल, होगी। बहुत समझदार किसान भाई हैं हमारे। बिल्कुल किसान भाइयों, आप सेम की खेती करते हैं
बिल्कुल पारंपरिक ढंग से खेती करते होंगे, लेकिन आज हम आपको इटकी प्रखंड के डाणाटाड़ गांव में ले चलते हैं, जहां पर आपको हम मिलवाएंगे शिबू जी से। और शिबू जी ने किस तरह से खेती बाड़ी की है, किस तरह से वैज्ञानिक ढंग से सेम की खेती की है, इस बारे में जानकारी दें। क्यों तो जी बिल्कुल, और मिलिए किसान भाई हमारे सफल किसान शिबू कुमार जी से। ये जो सीम का लत्तर लगाए हुए हैं, तो इसका बीज तुम कहाँ से लाए और कैसे लगाए? ये सीम का बीज अपने से घर में तैयार करते हैं और तैयार करके लगभग 2 से 4 महीना घर में रखते हैं। उसके बाद खेत में लगाते हैं। खेत में लगाने के खेत तैयार करके खेत में लगाते हैं। उसके बाद इसको 2 से 4 दिन के अंतराल में पटाते हैं। उसके बाद जर्मिनेशन अच्छा हो जाता है। उसके बाद इसमें मिट्टी उट्टी चढ़ाते हैं, दवा हुआ भी छिड़काव करते हैं लगभग 15 दिन 1 महीना में। और इसमें कोड़ा उड़ा करके इसमें है जो उसमें झाड़ी उड़ी देते हैं, उसमें पौधा चढ़ के उसमें फूल उल आता है। शिबू जी बताइए कि आप खेती कर रहे हैं, उसके साथ साथ क्या पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई कर रहे हैं तो किस क्लास में? हाँ, खेती भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। अभी हम BA पार्ट 1 में पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करते हैं और साथ साथ में खेती भी करते हैं। तो दोनों के बीच कैसे समय निकाल पाते हैं? सुबह शाम खेती में करते हैं काम, और बाकी टाइम जो 10 से 3 बजे तक पढ़ाई उढ़ाई करते हैं। तो अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो नई नई तकनीकें आ रही हैं हमारी कृषि को लेकर के और नई जानकारियाँ, आप उसको कहाँ से प्राप्त करते हैं और उसका आप कितना उपयोग कर पाते हैं? जैसे टेक्निकी आते हैं तो पता उता करते रहते हैं, आते हैं ब्लॉक उलोक में, जाते हैं मीटिंग उटिंग अटेंड करते हैं, जाके पता उता लगते रहता है। वैज्ञानिक तरह से खेती उती लगाते हैं। अभी लगाए हैं, अभी आलू उलू लगाए हैं वैज्ञानिक तरफ से। अभी आलू उलू अच्छा है। तो आप खेती कब से कर रहे हैं? लगभग 10 साल से कर रहे हैं खेती। आगे तो पहले पढ़ाई कर रहे थे, अभी 10 साल से खेती करते हैं। साथ साथ खेती भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। तो ये जो सेम का लत्तर आप लगाए हुए हैं, इसके अलावे और किस किस फसल का आप खेती करते हैं? जैसे सेम है, अभी गाजर है, अभी और लहसुन है, पालक है, आलू है, अदरक है, फूलगोभी है, बंधा गोभी है, सबका खेती करते हैं, वैसा बात नहीं है। तो ये सब जब फसल आपका उपज हो जाता है, फल प्राप्त हो जाता है, तो इसके लिए बाज़ार आपको कहाँ उपलब्ध होता है और इसका मूल्य आपको किस प्रकार मिलता है? जैसे अभी बाज़ार है सामने मीट की बाज़ार, उसमें ले जाते हैं। जैसे अभी सीम अभी 16 से 17 रुपये चल रहा है। और अभी जैसे आलू तो अभी नहीं निकला है, आलू निकलने वाला है। अभी सरसों साग है, अभी 12 से 13 रुपये बिक रहा है। अभी अच्छा पैसा आ रहा है उसमें। तो इस प्रकार जब आप फलों का वितरण कर मतलब बिक्री करते हैं, उसके बाद तो उससे आपको कितना पैसा जो है सालाना इनकम होता है? सालाना साल भर में लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपया हो जाता है और बढ़िया से चलता है एकदम आराम से परिवार। इसके अलावे, खेती के अलावे आपके परिवार में और आय का स्रोत क्या है? अभी आय का स्रोत है, दुकान है और खेती है। अभी आपने कहा कि BA पार्ट 1 में है। जब BA आप फाइनल कर लीजिएगा, उसके बाद क्या नई तकनीक जो आ रही है उसके द्वारा खेती कीजिएगा या फिर कोई और आपका प्लान है? जैसे अभी आ रहा है नई तकनीक से, वैसे में हमको लगता है नौकरी तो अच्छा है। अभी खेती बाड़ी करने से ठीक है। अभी खेती बाड़ी में लगभग 50 डिसमिल में लगा देने से अभी 40,000 50,000 एक बार में हो जाता है। तो उतना में 2 महीना 3 महीना में तो थोड़ी ना नौकरी में तो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 से 12,000 रुपया महीना आएगा। अब खेती में है कि 2 महीना से 3 महीना में 50,000 60,000 आ जाता है। तो शिबू जी, आप अपने तरफ से जो हमारे युवा किसान हैं उनको क्या संदेश देना चाहें? हम तो कहना चाहते हैं कि खेती बाड़ी करें वैज्ञानिक तरफ से, बहुत बढ़िया फसल होता है। अभी आलू अगर ऐसे तरह से लगाते हैं तो लगभग बहुत लेट हो जाता है, 25 दिन से 30 दिन लग जाता है निकलने में ज़मीन से उसको। अभी वैज्ञानिक तरफ से लगाते हैं तो लगभग 15 दिन से 12 दिन में निकल जाता है। इसीलिए लगता है कि वैज्ञानिक तरफ से करने से बहुत ही अच्छा होगा।
और किसान भाइयों को भी कहते हैं कि वैज्ञानिक तरफ से खेती करें, बहुत मुनाफा आएगा। शिबू जी, आपने कहा कि 10 साल से खेती कर रहे हैं, तो अभी फिलहाल जो खेती हो रही है और पहले जो खेती हो रही थी उसमें आप कितना अंतर पाते हैं? पहले तो साल भर में कम से कम 50,000 60,000 कमा लेते थे। अभी वैज्ञानिक तरफ से अभी 1.5 लाख 2 लाख का आमदनी हो जाता है। तो किसान भाइयों, हम आशा करते हैं कि जरूर प्रेरणा मिली होगी आपको शिबू कुमार जी से। तो मास्टर जी, अब किसान से तो मिलवा दिया, उन्होंने प्रेरणा भी प्राप्त कर ली, अब कुछ मौसम के बारे में बता दीजिए। बिल्कुल किसान भाइयों, आइए एक नजर डालते हैं भारतीय मौसम विज्ञान मंडल पुणे से प्राप्त मौसम की जानकारी। भारतीय मौसम विज्ञान मंडल पुणे के अनुसार आज राज्य के विभिन्न प्रमुख शहरों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान इस प्रकार से दर्ज किया गया। रांची अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। वहीं मेदिनीनगर का तापमान कुछ इस प्रकार से दर्ज किया गया। अधिकतम 25.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज मौसम सामान्य रहेगा, आकाश में बादल छाए रहेंगे। रबी दलहनी फसलों में अभी लाही नामक कीट का प्रकोप होता है, जिससे फसल बर्बाद हो जाते हैं। इस लाही नामक कीट से बचने के लिए क्लोरोपाइरीफॉस या रोगर 35 EC का छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार करें। किसान भाइयों, आपके पत्रों का इंतजार हमें बराबर होता है। हम चाहते हैं कि आप अपने सुझाव, टिप्पणी या राय हमें अवश्य लिखकर भेजें। क्यों अल्पना जी? इसका मतलब अब बारी आ गई है चिट्ठी पत्री की। बिल्कुल, हम आपके पत्रों का इंतजार इस पते पर करेंगे। कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। जी किसान भाइयों, आपके सुझावों का हमें इंतज़ार रहता है और हम बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं आपके सुझावों का, तो हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, भगवान भुवन भास्कर की आप पर कृपा बनी रहे, जीवन पर्यंत आप सुखी रहें, संपन्न रहें, आपके खेतों में हरियाली हो। इन तमाम शुभकामनाओं के साथ कृषि दर्शन की पूरी टीम को फिलहाल दीजिए इजाज़त। अगले कार्यक्रम में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।